नमस्कार साथियों, आज हम दोपहर का भोजन नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। अमरकांत की यह कहानी गरीबी और बेबसी से जीने वाले जीवन का चित्रण करने वाली है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ दोपहर का भोजन नाम की कहानी के साथ। सबसे पहले इस कहानी का परिचय और उसके बाद कहानी में क्या मुख्य बातें, किस चीज़ों का चित्रण किया गया है, तमाम तरह की जो गतिविधियाँ इस कहानी में घटित होने वाली है, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, यानी कि सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखने वाली अमरकांत की यह कहानी। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है और मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, पात्र है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलेगा। तो देखिए कि गरीबी और बेबसी का जो जीवन है किस तरह से जिया जाता है, सिद्धेश्वरी यह सिद्ध कर देती है। तो देखिए, मूल कहानी को हम देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम, यानी कि भूखे। फिर आप आगे देखिए, कहकर वहीं जमीन पर लेट जाती है। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में एक अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय बालक या लड़का प्रमोद है उस पर जाती है। ओसारा, जिसको ओसरी कहते हैं, बरामदा कहते हैं, वहाँ पर उनका बच्चा 6 वर्ष का बच्चा प्रमोद सोया हुआ है। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियाँ साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उनका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी, जो एक गरीबी के लक्षण को इंगित कर रहा था। वह उठी बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाती। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता का मतलब होता है बेचैनी, फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का, देखिए छोटा प्रमोद है, बड़ा लड़का रामचंद्र जो है धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोते लगी।
वहाँ पीठा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। यानी कि उनका जो बड़ा बेटा है या जो बड़ा लड़का रामचंद्र है वो घर पर आता है और रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल और चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी, मिट्टी जम गई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाएं और वहीं से भयभीत हिरणी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती है। और किंतु लगभग 10-15 मिनट बीतने के पश्चात जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई, पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। तो हमने यहाँ तक देखा कि न केवल सिद्धेश्वरी बल्कि उनके प्रमोद और रामचंद्र जो बेटे हैं वास्तव में गरीबी को जी रहे हैं। यानी कि जिनको या खाने तक अनाज नहीं मिलता है, ऐसी पारिवारिक स्थिति जिसको लेकर के ये जी रहा है परिवार। फिर आप आगे देखिए कि सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी, यानी कि वयस्क था। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर झुर्रियाँ जो कि उनकी बेबसी का संकेत थी। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडर का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया है। फिर आप आगे देखिए। और सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां भर, कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। प्रमोद, रामचंद्र, मोहन। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं भी पता नहीं कि वह बच्चा या मोहन कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी लिया और फिर खाने में लग गया। तो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी और कुछ क्षण के बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक का सांस का खरखर सुनाई दे रहा था। और रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका, रोया तो नहीं था। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया, तो बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता है बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का।
पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा, फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है और एक दूसरे से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खाने को अनाज तक नहीं मिल रहा है और थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं आता, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता, यानी कि मैं रोटी मांग लेता खाने के लिए, लेकिन इतनी भूख नहीं है। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रही और रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर फिर पानी देने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे की उंगलियों से बजाया, कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। चेचक जिसको हम माता कहते हैं, जिससे वो दाग हो जाते हैं, वह अपने ही भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था, यानी कि जो भोजन था वो खा गया बच्चा। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, यानी कि उनको पता है कि इस रसोई में और रोटियां कितनी हैं। फिर आपके सुस्त स्वर में बोलता है, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी लगी है या अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते नहीं बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया, लबरेज कर दिया।
मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी ही रहा था कि इनके पिता, जिनका नाम मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। फिर आप आगे देखिए कि सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल और चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी का एक एक गिलास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, यानी कि 45 इयर्स एज है, किंतु 50-55 के लगते थे, जिनकी वजह थी उनकी गरीबी। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। जो पूछा जा रहा है उसके संदर्भ में कह रहा था, कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। यानी कि पारिवारिक संवाद को बीच में ला जा गया है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। कौन? बड़का यानी रामचंद्र। प्रमोद पर भी जान देता है और मोहन पर भी जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक में उसे याद करने को देता था उससे बर्राक रखता था। बर्राक का मतलब है याद रखता था, यानी कि जो भी काम याद करने को दिया जाता था तो यह जो बच्चा है या जो लड़का है वो इसको याद कर लेता था, और इसलिए जो है वो पढ़ने में इंटेलिजेंट रहा। अब आप आगे देखिए। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद, मोहन और रामचंद्र। प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। यानी कि मुंशी जी और उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी अपने परिवार के, या जो समझें कि बच्चों के स्टडी लेवल के बारे में, अधिगम स्तर के बारे में संवाद करते हैं। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद 1 गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर 1 गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खरखर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज आई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। ये जो पंडुक है वो एक पक्षी है जो कबूतर के जैसा होता है, लेकिन बड़ा फेमस है, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही थी। और सिद्धेश्वरी की ये जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह चाहती थी कि सारी चीज़ों को ठीक से पूछ लें, सभी चीज़ें ठीक से जान लें, दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करें, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरफ चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हैं, यानी कि उस व्रत को तोड़ने वाले हैं।
सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया और बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार, यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता से पूछा, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की और इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है, यानी कि वृत्तांत को परिवर्तित किया गया है। फिर सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। कनखी से यानी कि अपन तिरछी निगाहों से देखते हैं ना, तिरछी नज़र से, इस तरह से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत भी उब गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हांडिया में थोड़ा सा गुड़ है। हांडिया एक पात्र है, एक बर्तन है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा, यानी कि सारे काम हो जाएंगे। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, ये कहकर वे ठहाका मारकर हंसते हैं। और मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी। ये जो छिपुली है वो खाने का छोटा सा बर्तन होता है, उसको कहते हैं, और उसे पास में लेती हैं। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींचा, उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी बद्दी जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर जाता है, क्योंकि वो सो चुका था। फिर आप आगे देखिए। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया, दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख दिया और उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। कौन? सिद्धेश्वरी। और उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब ने मालूम कहाँ से उसकी आंखों में आंसू चूने लगे और सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी, अलगनी का मतलब होता है कि कपड़े टांगने के लिए जो अपन रस्सी बांधते हैं, पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पेबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चितता के साथ सो रही थी। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छंटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो, इस तरह से जो दोपहर का भोजन हमारी अमरकांत की एक बहुत अच्छी कहानी, जिसमें सिद्धेश्वरी पात्र है, मोहन प्रमोद और मुंशी जी पात्र है। तो ये सारे जो पात्र हैं, इसके माध्यम से कि एक गरीब व्यक्ति या एक निम्न परिवार किस तरह से आने वाली इन मूलभूत समस्याओं से सामना करता है, जिससे उनकी ज़िंदगी या उनके चहुमुखी विकास में बाधा आती है, का जिक्र किया। ये हमारी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका का ऐच्छिक भाग फर्स्ट अंतरा का दूसरा पाठ है। ईदगाह अपलोड किया जा चुका है। आप
इसी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जो कक्षा 10वीं जो RBSC का पाठ्यक्रम है उसमें भी चलती है ईदगाह कहानी। ये कहानी आपकी अपलोड की जा रही है, तो आप देखें, साझा कीजिए मित्रों तक। चलिए इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, आप हमसे मिलते रहना। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।